ख़वातीनो हज़रात, आज बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर बात होगी। दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है उसके ऊपर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली 6 मुख्तलिफ टीमें, टेस्ट टीम्स जो है वो मैचेस खेल रही हैं, जिनमें से 3 के हवाले से आज हम बात करेंगे। लाजमी 3 टेस्ट मैचेस जो कि अभी अभी इख्तिताम पजीर हुए हैं, कुछ मैचेस अभी चल भी रहे हैं, उसके हवाले से बात होगी। सो मे इट बी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, मे इट बी साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश टूर के लिए अनाउंस हो चुका है। उसमें कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स लैंड हुई हैं, कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स लैंड हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर बाबर आजम के हवाले से एक गुफ्तगू चल रही है, उसके ऊपर भी ज़रूर तबसरा करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछना चाहते हैं, और हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं मुंतज़िर होंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहता हूँ अपने मौजूद मेहमान का, जो हमारे साथ PTV स्पोर्ट्स स्टूडियोज़ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सबसे पहले वो शख्सियत ख़वातीनो सा जिनको हम आज दिन तक सेलिब्रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते रहेंगे आने वाले वक्त तक। Alhamdulillah, she happens to be the only women cricketer from Pakistan who's been inducted in the ICC Hall of Fame. Not just that, won 2 gold medals, ladies and gentlemen, leading the team through and making sure that she's going to be a trailblazer for all of those women aspiring cricketers or sports athletes who are out there who actually want to be just like her. Ladies and gentlemen, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये है मैडम सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और उन्हीं के साथ साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं, मोअज़्ज़िज़ इंसान भी हैं, और बहुत ही अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। दुनिया में कहीं पाकिस्तान की टीम्स फुटबॉल के लिए जा रही हूँ, क्रिकेट के लिए जा रही हूँ, ये हमेशा आपको उनके साथ ही नजर आएंगे। इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट एंड एन एनालिस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आज खुश लग रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज खुश होता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर जो नया दिन होता है ना अवैस भाई, आज ज्यादा वो खुश लग आपके रहे हैं। पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको रीराइट करें। जो हो सकता है आप कल नहीं तब्दील कर सके, आज तब्दील करें। आज ज्यादा खुशी आपकी लग थैंक रही यू है सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम टेस्ट मैचेस के हवाले से बात करना चाहते हैं। बहुत सारी दुनिया में इस वक्त जो है वो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, 6 टीम्स जिनका मैं अभी तस्करा कर चुका हूँ। मैं पहले आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जब आप देख रही हैं टेस्ट क्रिकेट, जैसे हमने पहले भी बात की थी, शुएब भाई ने एक मैच के हवाले से बोला कि यार इतने रन हो रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हम जब वेस्ट इंडीज की तरफ बढ़े, हमने कहा यहाँ तो बिल्कुल रन नहीं हो रहे। आपका क्या कहना है? हाउ डू यू सी टेस्ट क्रिकेट ऑल ओवर? देखिए, ओवरऑल अच्छी चीज़ यही है कि एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट हो रही है। जब हम एक टाइम आया था कि बहुत सी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ी टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से पॉपुलर करने की। आपको याद है, नाम लिखने शुरू कर दिए थे शर्ट्स के पीछे, हैंडल, ट्विटर हैंडल्स, इस तरह की चीज़ें भी लानी शुरू की कि वापस जो यंगस्टर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएँ। पर अब अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि जब से टेस्ट चैम्पियनशिप का बाकायदा इनकाद शुरू हुआ तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर आ गया कि क्यों खेला जा रहा है। 3 टीमें ही नहीं खेल रही, बल्कि टॉप 8 से 10 टीमें उस का हिस्सा हैं, और फिर वो जब आपस में खेलते हैं उन पॉइंट्स से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हर कोई इस कैलकुलेशन में लगा होता है कि अच्छा जी ओवर रेट पे क्या पॉइंट माइनस हो गए हैं, क्या हो गया। सो वो एक डिबेट बड़ी अच्छी रही। फिर फाइनल जैसा हुआ चैम्पियनशिप का, साउथ अफ्रीका को हर कोई कह रहा था कि जी ये बड़े आसान मैचेस खेल के यहाँ पर आ गए, और उन्होंने टेस्ट मैच फाइनल जीत लिया। अब उसके बाद से जब नया साइकिल शुरू हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ जी, फाइनल में एंट्री भी हुई, तो उसके बाद से जो अब पहले मैच से जो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है वो बड़ी मज़े की बात लगती है कि अब आपको ये पता है कि कोई भी जो टेस्ट मैच दुनिया में हो रहा है वो कोई फालतू में नहीं हो रहा, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो वो चीज़ एक बड़ी अच्छी इस चैम्पियनशिप की वजह से आ गई। और फिर जो मार्जिन ऑफ डिफीट है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, उससे फ़र्क पड़ता है। और फिर आपको टेस्ट क्रिकेट की बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे आपने बोला, किसी जगह पे 1400-1600 रन बन रहे हैं, किसी तरफ पे फॉलो ऑन हो रहा है, किसी कोई बंदा रिकॉर्ड पे जाने से पहले ही अपने आप को रिटायर कर देता है। तो बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, और आपको बार बार सोचना पड़ता है कि अब कि आज के हालात में कौन सी चीज़ ठीक रास्ते पे है, कौन सी नहीं है। तो मज़े की ओवरऑल इंटरेस्टिंग। और मैं जो अभी आपने बात की इसके ऊपर हम ज़रूर आज तस्करा करेंगे, आप लोगों का तबसरा भी उस पर सुनना चाहते हैं, आपके फैंस बाहर इंतजार करें। मैं ज़रा अवैस, टेस्ट क्रिकेट in the world, all over the globe, टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, it's on, how do you see it? या एक अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा फास्ट बॉलर की बात करूं तो 2 टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो वेस्ट इंडीज वाले में आप बात करें, वेस्ट इंडीज जो पेस बैटरी थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पेस बैटरी, वो आपको नजर आया। स्टार्क हैं एक साइड से, आप शमार जोसेफ की बात करें। यहाँ पर अगर इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में देखें तो अभी तक जो आज जो टेस्ट मैच हुआ उसके अंदर इंडिया आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, बड़ा एक मजे का वो बेसबॉल क्रिकेट वाला जो तबसरा चल रहा था, जॉय रूट का वर्सेस सिराज का, तो वो डोमिनेशन आपको नजर आई। लेकिन
थोड़ा सा अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रखे हुए हैं, 4 मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। वहां पर अगर हम अपनी बात करें तो आज फिर भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है, 2 टेस्ट मैच होते हैं, 3 होते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक अच्छी बात कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जब ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं, खास करके जो इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, जिस तरीके का वो कांटेदार मुकाबला, तो वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आता है, जो कि मैं स्टिल कहता हूं कि हमें शायद आज भी फिगर आउट करने की जरूरत है। जो हमारे FTP जो साइकिल बनाते हैं इंटरनेशनल साइकिल में, कहीं ना टेस्ट क्रिकेट का जो एक एरा है, मुझे पता है 3 जो नेशंस डोमिनेट जरूर करें टेस्ट सीरीज, टेस्ट को, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या अगर आप इंडिया की बात करें, लेकिन आपको वो चीज लेके आना पड़ेगा। वेरस अगर आप बात करें दूसरे टेस्ट मैचेस की, तो मेरा थोड़ा मुख्तलिफ था मुल्डर वाले मामले पे, कि मुल्डर का अभी उस मामले पे हम आएंगे, अभी हौसला क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं यार, होना चाहिए था। उस पे हम डिटेल से जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि अभी आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात की, तो सना इंडिया का एक तगड़ा कमबैक, and honestly when we look at the Shubman Gill making sure that he's going to stand tall for his team, knowing that that he's a young captain who's taken over the test cap, and then he's out there making sure कि वो जितने स्कोर कर सकते हैं वो करें। तो मैं सबसे पहले तो जरूरी है कि हम जरा एक रिवीजन दे दें कि दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ऑब्वियसली इंडिया बैटिंग फॉर शुभमन गिल 269, व्हाट अ फिनोमिनल बैटर ही स्टैंड आउट टू बी इन दिस टेस्ट सीरीज, एंड देन coming down for England, I think it was Jamie Smith and Harry Brook. Then again शुभमन गिल के हवाले से हम बात करेंगे, 161 रन इन्होंने बनाए। इंग्लैंड की जहां आपने बात की, ऑब्वियसली बॉलिंग के हवाले से नहीं नजर आता, बॉलिंग से शायद स्ट्रगल करते हुए जरूर नजर आते हैं, बट आकाशदीप इन दी फाइनल इनिंग्स ऑब्वियसली डिड वंडरफुल जॉब। अब सना, शुभमन गिल की कप्तानी और इंडिया का डोमिनेट करना अगेंस्ट द वे दैट इंग्लिश क्रिकेटर्स प्ले, बहुत आई थिंक एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला है, क्योंकि पहला टेस्ट जिस तरह से हुआ, एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आई कि बुमराह के बगैर बहुत सारा एक डिपेंडेंसी नज़र आ रही थी जसप्रीत बुमराह के ऊपर। जब ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा, जब इंडिया ने पहला मैच बुमराह की कप्तानी में जीता था पहला टेस्ट, और उसके बाद वो इंजर्ड हुए और उसके बाद वो नहीं जीत पाए, तो एक नैरेटिव सा बन गया था कि बुमराह के बगैर इनका बॉलिंग लाइनअप जो है वो कुछ भी नहीं है और बड़ा प्रॉब्लम है। पर आकाशदीप ने जिस तरीके से जो बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, ऑब्वियसली शुभमन गिल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यंग कैप्टन, अंडर प्रेशर, बुमराह भी नहीं है उस मैच के अंदर, और वहां पर आके वो मैच विनिंग स्कोर करते हैं, 230 रन कर जाते हैं 2 इनिंग्स के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, बैटिंग विकेट्स हैं, ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरह की नहीं है जो एक ज़माने में होती थी। टेस्ट रिजल्ट्स विद एंड विदाउट बुमराह, सो विद 46 टेस्ट, विदाउट 27, 120, 19, 22, 5, 5, 3, so 43% and 70%, that's different. बिल्कुल, आई थिंक यही तो मजा है स्टार्ट्स का। जब हम बात करते हैं स्टार्ट्स के, विदाउट बुमराह जो है स्टार्ट्स बता रहे हैं कि 70% विदाउट जो है वो जीत जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बुमराह को इनको रेस्ट ज्यादा कराना चाहिए स्टार्ट के मुताबिक तो। लेकिन वही बात है कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इस तरह के बड़े प्लेयर हो जाते हैं तो बाकी टीम का जरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ हो जाती है, और दूसरी टीम की भी प्लानिंग मुख्तलिफ हो जाती है दूसरे बॉलर्स के ऊपर। एक ये भी बड़ा मजे का फिनोमेना है कि अगर आप कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जब आप उनके ऊपर अटैक करने जाते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप अगर अटैक नहीं करते तो वो तब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो जब भी कोई बड़ा बॉलर किसी बॉलिंग यूनिट का हिस्सा बनता है तो बाकी बॉलर्स का रोल बड़ा डिफरेंट हो जाता है, और जो दूसरी टीम उनको अप्रोच करती है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस स्टार्ट के साथ देखना कि फिर बाकी बॉलर्स के ऊपर अटैक कितना ज़्यादा दूसरे बैटर्स ने किया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, आप ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग शुभमन गिल की तरफ से एज ए कैप्टन, एज ए यंग कैप्टन ये परफॉर्मेंस थी कि पहले इनिंग्स में 269, फिर दूसरी इनिंग्स में 161, और मैच आपने ले ही लिया। और ऐसा मैच था जो सीरीज को, जिसके ऊपर ये डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मजेदार, जो अभी हमने जैसे बुमराह की बात की या स्टैट हम डिस्कस कर रहे थे, एक और स्टैट आपको याद हो हमने पहले डिस्कस किया था कि एजबैस्टन यहाँ पे ये मैच हुआ था, वहाँ इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं था। तो आई थिंक जो 9 हारे हैं वो फिर वो एक ड्रॉ हुआ, और उसके बाद शुभमन गिल का कप्तानी, तो चलो एक हम प्रेशर की बात हम करते हैं कि उसके ऊपर वो प्रेशर जरूर रहा, और आपने ये पॉइंट भी रेज किया था कि स्केड्यूल इंग्लैंड ने कितना अच्छा उन्होंने मैनेज किया कि उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच वहां पे रखा। तो वैसे शुभमन गिल अंडर द प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्किपर, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं,
और फिर आप सबसे ज़्यादा रन्स बना जाते हैं। या 25 साल की एज है और उसके अंदर जाके आप डबल सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर उस स्टेज के ऊपर जाके आप टेस्ट मैच जीते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा बीसीसीआई को लेके बैठे हैं तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें या जो पीछे मामलात होते हैं वो इधर से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे याद है जिस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया गया था, आपको याद हो कि किसी ने भरोसा नहीं किया था ऐसा फास्ट बॉलर वो लीड करेंगे और वो जितवा के देंगे आपको, उसने वो काम किया। उसके बाद केएल राहुल का नाम स्टार्ट हुआ कि केएल राहुल को कप्तान बनाया, जब शुभमन गिल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, अगर आप एक्सपीरियंस पास जाएं तो 5 फेरी से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नजर आता है, क्यों आईपीएल में कप्तानी करता हुआ है। इतने बड़े शूज फिल इन करना, और वो जब स्टेक के ऊपर लगा हो, इंडियन की अगर बात करें, ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा था पहले मैच में, उसमें जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, टेस्ट मैच जितवा के देना जब आपका प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। बुमराह का जो स्टार्ट अभी शेयर अप कर रहे थे, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि 70% विदाउट बुमराह जरूर है, लेकिन जो 43 या 40% है उसके अंदर ज्यादातर मैचेस के अंदर वो बीच में इंडियन टीम को छोड़ के गए हैं जब उन्होंने, क्योंकि जो उनका एक इशू रहा है फिटनेस का, जिसपे सवाल भी उठता था कि कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए, ऐसा फास्ट बॉलर इट्स टफ टू मेंटेन। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जाके वो एक नजर आपको, मैं कहता हूं दूसरे मैच के बाद जब कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है, आज के मैच में आप बॉडी लैंग्वेज देखो, चाहे कप्तानी की देखो चाहे बॉलिंग यूनिट की देखो, टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं वो बुमराह, और जो सिराज का स्पेल है, जिस तरीके से बैट बॉल की एक बहस आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस कि कॉन्फिडेंस आपको मिला है। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डगआउट पीछे बैठा हुआ है वो किस तरीके से आपके नेक कप्तान को बैकअप करता है। एक प्रेशर जब तक दिमाग से नहीं उसके निकालोगे कि यार तुम लीड कर रहे हो कंट्री को, वी आर बैकिंग यू, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आप कप्तान हो, लीड करो फ्रॉम द फ्रंट, ये करना पड़ता है। ऐसा यंग कप्तान की बात कर रहा हूं, अगर उसके दिमाग में 5-6 चीजें चल रही होंगी, पता नहीं इसके बाद जगह बननी नहीं बननी, पता नहीं क्या होना नहीं होना, वो नहीं देगा 100%। उसने आज परफॉर्म करके आपको दिया है। अब इसमें बॉलिंग यूनिट में आप चले जाओ, सबसे अच्छा जो यूटिलाइज किया था वॉशिंगटन को किया है। अगर आप पूरे पेस बैटरी की बात करो, सिराज ने कितने मैचेस खेले हैं, उसके बाद आप बुमराह की बात करो, 100+ मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन ने 18 ओवर के अंदर 17-18 रन दिए हैं। लेकिन यार उसका बॉलिंग स्पेल की बात देखो, दैट शोज के कितना भरोसा एक बॉलिंग यूनिट को मिला कि उस जीत की वजह से। और खास करके जो कप्तानी है, अगर एक्सपीरियंस कैरी ऑन करने की बात करें, बहुत से लोग उसकी बात करते हैं कि जी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लिस्ट ए कैरियर का, तो उसने 100 से प्लस ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। शुभनाम गिल ने, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो नाम क्यों कहते हैं शुभनाम गिल, मैं इसका थोड़ा सा नाम का करता हूं, लेकिन ये इट्स परफेक्ट, लेकिन एक्सपीरियंस वो कैरी करता है। पॉइंट टेकन। अब सना जो बात करने वाली वो ये कि एक सीरीज में जो रिकॉर्ड है वो ये कि 1000 रन बनाए गए हैं, ठीक है। अब नॉट श्योर कि डॉन ब्रैडमैन साहब का जो है वो रिकॉर्ड है या नहीं, नाम शायद आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शुभमन गिल ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं इन 5 मैचों की टेस्ट मैच सीरीज में? 550 रन पे तो वो ऑलरेडी मौजूद है। 430 तो एक मैच में कर गए तो ऑब्वियसली आई थिंक चांस तो बहुत अच्छा है, बट वही बात है, हम इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की बात करें, ये वो रिकॉर्ड है जिसकी आप बात करें, मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट ये मैच। तो हम शुभमन गिल के हवाले से जो अभी आप बता रही हैं उसकी बात करेंगे, 430 तो वो कर चुके एक ही मैच में। बिल्कुल, और ग्राम गूच से दूसरे नंबर पर है 1990s में। वो भी मजे की बात है कि इंग्लैंड इंडिया का ही मैच था, अगेंस्ट इंडिया था, और उन्होंने 456 रन किए, 350 ऑलमोस्ट रन पहली इनिंग में, तो बहुत ही फिनोमिनल रिकॉर्ड है। आई थिंक ये हमारे खिलाफ भी हुआ हुआ है, हमारे खिलाफ मार्क टेलर। अरे ये ब्रायन लारा वाले 400 याद रखना बस, 400 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड। अब मजा तो आता है ना फिर, आप जब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट रन कर रहे हो। शुभमन गिल 1000 रन नजर आ रहा है कि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की इस वक्त पिचेस ऐसी हैं, उसमें बैटिंग करना ज्यादा इजी लग रहा है। बॉलिंग उनकी इतनी चैलेंजिंग नहीं है अभी इस वक्त। विकेट्स को लेके उनके ऊपर जितना आप इस वक्त भी आप देख लें उठा के ट्विटर वगैरह पे, विकेट्स को लेके बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंग्लैंड में, क्योंकि ये विकेट्स ही नहीं। पर इस मौसम में वैसे आप तो खेले भी हुए वहाँ पे, लेकिन हमने भी जब वर्ल्ड कप्स खेले जुलाई वगैरह में जाके, विकेट्स इतनी थक चुकी होती है कि बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है, वो वाली सी मूवमेंट आपको नजर नहीं आती। Exactly. So different parts of the world, ladies and gentlemen, and different conditions, which is why let's move on towards Australia versus West Indies. मुझे ना सना की एक और भी बात याद आती है, क्योंकि बड़ा एक्सपर्ट एनालिसिस देती है। साउथ अफ्रीका के हवाले से इन्होंने वहाँ के कल्चर के हवाले से बात की थी। मैं यही बात सना से जरूर पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस है, इट्स सेकंड टू नॉन। ठीक है, बेशक वो अब उस तरह की चैंपियन नहीं है जैसे हम पहले उनको मानते थे, बट ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल डोमिनेटिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट।
देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में वही आप जो कल्चर की बात करें ना, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर आप उनके फ्लैग की बात करें, हमने एक दफ़ा पहले भी उनके फ्लैग का जिक्र किया था कि उसके ऊपर जो एनिमल्स बने हैं, कैंगरू है और एमू है, दूसरा जो एनिमल है, वो दोनों पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकिंग, और वो क्रिकेट हो, साइंस हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं। और जितना मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को देखा, कमेंटेटर्स के साथ जब मैं काम करती हूँ, वो इतने थरो प्रोफेशनल्स हैं, वो दुनिया का हर मैच फॉलो कर रहे होते हैं, दुनिया की हर क्रिकेट या स्पोर्टिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर उनकी नज़र होती है। तो वो हमेशा स्पोर्ट्स को एक साइंस समझ के चलते हैं। वो स्पोर्ट को एक फिर खाली खेल तमाशा नहीं समझते, वो उसकी पूरी साइंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस, उसकी मार्केटिंग की साइंस। मेरे ख्याल से वुमेन्स क्रिकेट में पहली टीम थी जिसने पूरा स्टेडियम वर्ल्ड कप में 2020 में कोविड से एन पहले वो 87,000 पे MCG जो था वो फिल था फॉर द फाइनल। तो ये एक ऐसी नेशन है जो परफेक्शन पे बिलीव करती है, वो जाते हैं हर चीज़ को, एक्सीलेंस को अचीव करना। तो उनको कंसिस्टेंटली हराने के लिए आपको उनसे बेहतर सिस्टम करना पड़ेगा। तो वो हार्डली कोई आज तक मैंने स्पोर्टिंग कल्चर में, खासतौर पे क्रिकेट को अगर मैं देखूं, कि कोई करीब भी आता है सिस्टम जो उनके सिस्टम को मैच कर सके। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है जब हम कहते हैं कि दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, इसी वजह से कहते हैं कि दुनिया में लोग जहाँ जहाँ बोर्ड्स रन कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। ज़रा एक रिमाइंडर हो जाए वैस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच का, ताकि हम उस डोमिनेंस के हवाले से फिर मजीद बात कर सकें। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया winning the toss, batting first 63 with Carey and Webster, and then on the other hand it was obviously Joseph and Seals, and Seals and Joseph have been in great shape but of no good use to West Indies, and then it was King and Campbell with 75 and 40 and Smith and Green, and finally Australia winning by 133 runs, and Stark and Lyons certainly did contribute. और इसमें थोड़ा सा एक नाम है जिस पर बहुत ज्यादा आपको पता डिबेट हो रहा है, वो कैमरॉन ग्रीन की अगर बात करें कि जिधर उनको खिलाया जा रहा है वो डिजर्व करते नहीं, अपना डिजर्व करते। पैचेस के अंदर स्कोर जरूर है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक चीज मुझे क्या लगी, ऐसा फास्ट बॉलर डोमिनेंस की बात करें तो इस टेस्ट मैच में स्पेसिफिकली आपको फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करते हुए नजर आई। वो जो एक आपको याद हो वेस्ट इंडीज ने एक हिस्ट्री फिर बनाई थी, इस्माइल जोसेफ का जो एक्सपेल था, वो फिर आपको नजर आया कि यार वो ईगर एक चीज आपको नजर आती है कि जिस तरीके से वो एक्सपेल निकालते हैं। यहाँ पर आपको नजर आता है कि पेस बैटरी है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट इंडीज का वही कल्चर है कि अगर आप अभी भी टीम इनकी उठा के देख लें, बेशक किंग को ले लें, थोड़े कुछ और बैट्समैन लें, तो स्टेबिलिटी है, लेकिन ज्यादा मोड ऑफ जो क्रिकेट है वो ज्यादा T20 क्रिकेट है। वहां पर एज सच टेस्ट क्रिकेट आपको पता है बिल्कुल ही डेड फेसेस के ऊपर आप चली गई। विकेट्स एज सच फास्ट बॉलर्स के लिए सपोर्टिव नहीं है, लो बाउंस आपका रहता है। लेकिन मिचेल स्टार्क की बात करें, ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको नजर आता है कि वो टीम में अंडर 19 कैटेगरी में कुछ मैचेस खेले हुए हैं। उनका प्लेयर अगर अंडर 19 लेवल का भी आता है, वो इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है कि चाहे आपको लिटरली आखिरी ओवर के अंदर आप विनिंग कैपेबिलिटी पे चले जाएं, वो इतनी आसानी से मैच नहीं जाने देगा। लेकिन मजे की बात होती है कि वो दिमाग से खेलता है आपकी। उसके पेस बैटरी की बात करो, अगर पूरी दुनिया के पेसेस की बात करें तो ज्यादा मजा आता है ऑस्ट्रेलियन पेसेस को देखते हुए, खास करके अंडर 19 की बात करूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो आपके माइंडसेट से इतना ज्यादा खेलता है, इतना प्रेशराइज करेगा आपको, फील्ड का भी ऊपर लेगा, फील्ड का भी ओपन करेगा, हजार चीजें आपको मुंह पे कहेगा जो आप यहाँ नहीं कह सकते। वो एक माइंडसेट के साथ आपके वो साइकोलॉजिकली खेलते हैं। इस टेस्ट मैच के अंदर भी आपको नजर आया था। मिचेल स्टार्क के ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस तो खेलने वाले हैं। इट्स वन ऑफ द माइलस्टोन्स। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस यार, कि मतलब हमारे यहाँ जब हम पेस बैटरी की बात करते हैं या हम बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो हमारा कितना टेन्योर होता है? 40 टेस्ट मैच होंगे शायद, या 35 टेस्ट मैच होंगे। उनका फिटनेस का आप लेवल चेक करें कि आप यू क्लोज टू 100 टेस्ट मैचेस, एंड दैट्स द वे दैट यू बॉलिंग, आप खेल भी रहे हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। हाउ डू दे मेंटेन देयर फिटनेस दैट दे गेट टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस? अगेन शहजाद, मैं वही बात करूंगी आपसे कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल असिस्टेंस उनके पास है। जब मैंने फैब्रिक खेला, एक लीग क्रिकेट खेली, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फिजियोस के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत हुआ था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजर्स थे ज़्यादातर उस लीग के। तो उनका जो इंजरी की प्रिवेंशन और इंजरी की ट्रीटमेंट थी, वो मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एक तो वो चीज़ है। दूसरा वही नंबर ऑफ मैचेस की बात करें, हमारा बंदा बेचारा 10 साल खेल के 40 टेस्ट मैच खेलता है, उनका जो प्लेयर है वो 5 सालों में 40 टेस्ट मैच खेल जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस से फ़र्क पड़ता है। फिर आपकी रोटेशन पॉलिसी, फिर आपके दूसरे जो बॉलर्स की फिटनेस है वो अगर अच्छी है तो आपके ऊपर लोड नहीं आता है। इधर हम देखते हैं एक बॉलर बेचारा एक एंड से शुरू होता है, वही कराई जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें
वही बात है कि एक होलिस्टिक जब आप तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, और मेडिकल जो एडवांसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट लेवल है। उनकी जो साइंस, जो जिस तरह की टेपिंग, एक छोटी छोटी जो आपकी टेक्निक्स हैं, टेपिंग टेक्निक है या मैनिपुलेशन है, वो सब कुछ उनको इतनी नेक्स्ट लेवल पर है कि उनकी एक ट्रीटमेंट और हम लोगों के 10 ट्रीटमेंट एक तरफ है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, बट द अदर डे आई केम अक्रॉस दिस वेरी अमेजिंग वीडियो वेयर they actually created a fake hamstring with the tape, you know, so I think that's where they are, that's the level that they have maintained as well. हम जरा एक छोटे से वक्फे पे जाना चाह रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे द $1 million क्वेश्चन कि क्या ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ देना चाहिए था। क्रिकेट फ्रेटर्निटी की तरफ से बड़े डिफरेंट मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, विल टॉक अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने तस्करा किया इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और अब जो है वो $1 million क्वेश्चन, जिसका मैंने अंदिया भी दिया था वक्फे की जानिब बढ़ने से पहले। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे के हवाले से हम करना चाहते हैं। ज़रा एक रीविजिट मैं अपने सारे जितने भी हमारे मौजिज देखने वाले उनको ज़रूर कराना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी पे आते हैं, इनके स्टैंड कैप्टन आते हैं लॉर्ड बवूमा, बैठे घर पे देख रहे होंगे आराम से कि ये क्या हो रहा है। होल्डर बनाते हैं 367 रन 334 गेंदों के ऊपर, और फिर उसके बाद वो दोबारा बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम नहीं आती, डिक्लेयर कर देते हैं। जिम्बाब्वे फॉलो ऑन की तरफ चले जाता है, एंड साउथ अफ्रीका वन बाय एन इनिंग्स एंड 236 रन। तो सना, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। यहाँ से शुरू कर। बिल्कुल, आई थिंक पहले तो यही बात है कि वियान मुल्डर का मैंने एक इंटरव्यू किया था जब ये इधर आए हुए थे सीरीज़ में, तो जिस तरह वो अपने आप को कैरी करते हैं ना ऑफ द फील्ड, जो उनका तरीका था बात करने का ऑफ द फील्ड, ओवरऑल जिस तरह से वो कैरी कर रहे थे, मुझे उस वक्त भी ये फीलिंग आई कि एक बहुत स्पेशल इंसान है। क्योंकि वो हम अपने ज़बान में तो कहते हैं ना बादब बानसीब, वो वाली जो चीज़ होती है कि वो लिटरली इतनी रिस्पेक्ट, और जिस तरीके से जब आप थोड़ी सी भी बात करते हैं ना आपको समझ आती है कि एक इंसान किस तरह का है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे सॉलिड किस्म के लगे। और साउथ अफ्रीका की अच्छी चीज़ है बवूमा के अंदर, हम बवूमा को एज ए लीडर वो क्रेडिट देते नहीं हैं, पर बवूमा की ओवरऑल लीडरशिप की बात यह कि उन्होंने जब फाइनल मैच में मार्करम के ऊपर बात हो रही थी, मार्करम ने जो 100 किया उस पर कहते बड़े अरसे से ये अंडर द रेडार थे, बट हम स्टैट्स पे नहीं जाते, हम कैरेक्टर पे जाते हैं। तो जब मुल्डर की बात आप करें तो मुल्डर और कॉर्बन बॉश ये दो एक ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनमें से बहुत आसानी से एक को बाहर बिठा देते हमारे सेटअप में खेल रहे होते, और जब बवूमा और एडन मार्करम होते तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होते। बट बिकॉज दे आर बोथ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर टीम जो डेवलप होनी है साउथ अफ्रीका की, तो जब अब सीनियर्स को बिठाया गया तो वियान मुल्डर को लोअर मिडिल ऑर्डर से उठा के टॉप ऑर्डर में खिला दिया गया ताकि कॉर्बन बॉश भी डेवलप होते रहें और मुल्डर भी डेवलप होते रहें। तो ये जो एक तरीक़ेकार है ना अपनी टीम की ट्रांजिशन करने का, ये हमें सीखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आप मुल्डर के ऊपर कि मैं वही बात कर रही हूँ कि जिस तरीके का वो उनका माइंडसेट है, रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट मैंने जो एक्सपीरियंस किया, या बाकी जिस तरीके से वो देखते हैं, तो वो दिल को अच्छा तो बहुत लगा। ऑब्वियसली जो बात उन्होंने ब्रायन लारा के बारे में की वो सारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बट दूसरी तरफ ये बात है कि एक प्लेयर है वियान मुल्डर भी, जो जिनके साथ भी आपको इंसाफ करना है खुद। तो एट टाइम्स एज ए प्लेयर हम ये कर जाते हैं, दूसरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे जाते हैं, और बहुत बहुत बड़ा जेस्चर था जो उन्होंने किया, एक चैम्पियन जेस्चर है कि आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने आप को रोक दें। बट इवेंचुअली एक दो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े भी जो उनको पता नहीं थे और वो टूट गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एक पे उन्होंने अपने आप को खुद रोक दिया, पर हाशिम आमला का आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड विद ऑलराउंडर के तौर पर सामने एग्जैक्टली हम देखना भी चाहते हैं, बट आई स्टे विद द $1 million क्वेश्चन। और मेरा मानना ये है कि आप ऐसा ना करते कि आप उनका रिकॉर्ड ना तोड़ते, आप बराबर कर देते। ये तो हो सकता था ना, बाद अब बानसीब तब भी रह जाता। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है?
नहीं बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अपनी तरफ है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपनी तरफ है, पर मैं जो बात वही करी थी कि वियान मोल्डर खुद जो एक प्लेयर है, आपको जाना चाहिए था उस रिकॉर्ड की तरफ। ये बार बार जिंदगी में मौका नहीं मिलता, और ऑब्वियसली ये अपनी एक मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे टीम कौन सी है, 300 रन 300 होता है, 400 रन 400 होता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो डेफिनेटली एक वो खलिश सी रह गई है कि जाना चाहिए था, देखते कि 400 से कितना ऊपर जा सकते थे। जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। जी अवैस भाई, आपके सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं अब। कप्तान ने तो वैसे जवाब दे दिया, लेकिन बड़ा खूबसूरत बहुत से लोग ये बात करते हैं कि छोटी टीम है, नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक नॉन टेस्ट नेशन से, आज भी हम एक प्लेटफॉर्म पे मैं कप्तान साथ में बात ही कर रहे थे, कोई भी टीम जब आके इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर खेलती है, मुझे पता है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करूं, साउथ अफ्रीका की, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल टीम जब खेल रही है, अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स के वो लड़के या जो टीम है वो स्टेजेस से ऊपर आई है, उसको कोई प्लेट में नहीं चीज़ दी गई। मेरे अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो रिकॉर्ड टूटना चाहिए था। देखें लेजेंड है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, इनके ऊपर भी आप देखें 4-5 अभी थे, मैथ्यू हेडन तक थे, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर किया हुआ है। आपके पास थे, रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही होते हैं। शायद कहीं बैक एंड पे शाम में जाके उनको मिरर के सामने हो रहा हो, यार ये क्या मैंने कर दिया, शायद रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन दूसरी एंड पे मैंने कहा ना कि लोग थोड़ी सी, अगर आप जिम्बाब्वे की बात करें, मुझे पता डाउनफॉल पे इस वक्त आपको नजर आती है, आप मसकत्जा की बात कर लें, यहाँ तक अपना मजहर अबानी की बात करें, वो एज सच कोई इंपैक्ट अब नजर नहीं आपको आता। उनके फेसेस वो चलते हुए हैं, T20 में अच्छी साइड हो चुकी हुई है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ा डिक्लाइन उनका है यहाँ पर। लेकिन फिर मैं एक बात अपने व्यूअर्स खास करके, जो हमारे लोग समझते हैं क्रिकेट वो समझते हैं, जो नहीं समझते वो कहते हैं वो जी अपना थर्ड क्लास टीम है जी, C क्लास टीम है। कोई भी टीम, चाहे वो यूई हो चाहे नॉन टेस्ट नेशन हो, C क्लास कोई नहीं होती। इंटरनेशनल गेम वो अपने, आज जो सबसे बड़ी खबर आपको पता, जो इटली ने मारा है उसको पकड़ के स्कॉटलैंड को। अब अगर इटली की बात करें तो लोग कहें जी अपना नहीं जी, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम हो गया। भाई मेहनत से ऊपर आई है, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को आप उधर ना ले मत हमारे जख्म आप वापस आपने जानबूझ के वहां लेके जाना है। 120 पे 120 और फिर सुपर ओवर भी। देखो वो भी चीज मैं फिर कहता हूँ कि दैट्स नॉट वंस इन अ ब्लू मून। वो मेहनत की थी उन्होंने, वो जीत के आए हैं। यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि वो ग्राइंड अपने आप को करते रहे हैं, 300 प्लस स्कोर भी किया, वो जैसे कप्तान कह रही है कि बहुत से रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम भी किए। लेकिन आई पर्सनली फील सो कि रिकॉर्ड्स बनते हैं, और ये रिकॉर्ड्स ये नहीं होते कि जी जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, रिकॉर्ड्स का नाम होता है कि यार उसने 400 किया। बट वैसे इट विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम अ प्लेयर टू प्लेयर, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो कप्तान ने बात की, हर किसी का अपना तरीका जरूर हो सकता है। मैं इसमें एक और एलिमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हमेशा ये बहस जरूर होती, कप्तान आपसे भी मैं इस पर राय जरूर लेना चाहूंगा कि जी जब बात करते हैं कि जी हमारे 90s के क्रिकेटर्स जी बड़े तबाकुन थे और स्टार थे और क्या थे, तो हमेशा ये बात होती है कि यार उस टाइम किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही थी, उस टाइम के बैटर्स किस तरह के बॉलर्स को फेस करते थे। अब जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एक और चीज़ जो हमें अपने सामने रखनी है वो ये रखनी है कि हम पाकिस्तान में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा एक माइंडसेट है और हम फाइन ट्यून हो चुके हैं उस माइंडसेट को। क्यों वसीम अकरम से ज़्यादा टेस्ट विकेट शायद अभी पाकिस्तान में नहीं हुई, इसके ऊपर ये भी बात की जाती है कि जी इतना मौका ही नहीं दिया जाता खिलाड़ियों को कि सीनियर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड टूट भी सके। क्या आपको लगता है कि हम उस माइंडसेट के साथ फाइन ट्यून हो चुके हैं कि यार जगह ही नहीं मिलती, इतना मौका ही नहीं मिलता कि आप पिछलों का रिकॉर्ड तोड़ सकें, इसमें बहुत सारी क्या सराइयां भी होती हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए हमारे एक तो कमजोरी है एज ए नेशन कि हम एक्सक्यूजेस टू बहुत देते हैं, तो वो चीज़ तो हम लोगों को दूर करनी पड़ेगी। पर जो बात अवैस कर रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गहराई इसलिए भी है कि आप ये देखिए, आप कभी भी दो एरास को कंपेयर नहीं कर सकते। अब विराट कोहली अपनी सेंचुरीज बनाने से नहीं रुकेगा कि मैं तेंदुलकर से ज़्यादा ना बना लूँ, बट इसका ये मतलब नहीं अगर उनकी सेंचुरीज तेंदुलकर से ज़्यादा हैं तो वो उनसे बहुत बड़े प्लेयर होंगे या बहुत छोटे। आपकी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस बदल गई, आपका एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आ गया, आपके ग्राउंड की जो बाउंड्री साइज थी वो कम हो गई, आपके 2 बॉल्स क्रिकेट में आ गए, तो आप एरास को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से वियान मोल्डर अगर 400 कर भी देंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रायन लारा से बड़े बैटर बन जाएंगे। तो वो ऑब्वियसली ही इज अ यंग कैप्टन, ही इज समवन हु जिसको गेम की रिस्पेक्ट बहुत है, और वो उनका तरीकेकार है सोचने का जो बिल्कुल ठीक है, वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। बट जब आप इन अ बिगर पिक्चर आप देखते हैं तो आप एरास को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आप इनिंग्स को कभी, एक 100 दूसरी 100 से मुख्तलिफ होगा, कुछ 100 बहुत स्पेशल होते हैं। तो ब्रायन लारा का वो 400 अपनी जगह पे बहुत स्पेशल है बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड अगेंस्ट अ बिग टीम।
तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा, चाहे उसके बाद कोई 450 भी कर दे। तो और ये इस तरह के चीज़- और मौके उनको शायद मिल भी जाएंगे। बट थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड एज वेल। एंड दिस टू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट कम्स फ्रॉम अ चैंपियन। आई थिंक इसके बाद मजीद और गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अब जो गुफ्तगू होनी चाहिए, ऑब्वियसली आप सबको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हमारी पल्स है, और वो ऐसी पल्स है जिसको दुखती रग भी कभी कभी मुझे लगता है कि वो हो जाती है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेटली। उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का दौरा, बांग्लादेश जो है, इट्स जस्ट अहेड ऑफ अस। और ऑब्वियसली हम एशिया कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, वी हैव टू प्रिपेयर। और पाकिस्तान की टीम जो है वो दौरा करेगी बांग्लादेश का। मेरे ख्याल है बंगला नेशनल स्टेडियम में शायद मैचेस होंगे, और 3 मैचेस जो है हम खेलेंगे, और 20 जुलाई, फिर उसके बाद 22 जुलाई, एंड देन 24 जुलाई, और 6 बजे जो है वो इंशाल्लाह ये मैचेस का आगाज़ होगा। अब जब जाहिर सी बात बांग्लादेश का टूर था, एक तो पहले कन्फ्यूजन भी थी कि भाई हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ, ये नहीं हुआ। फिर जब वो अनाउंस हो रहा था, लग नहीं रहा था कि ये जेन्युइन स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, क्योंकि जो लोग अनाउंस कर रहे थे उनको कभी देखा ही नहीं था, हमें नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। तो वो उनको भी नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं, या जो खिलाड़ी जिनके वो नाम ले रहे वो कौन लोग हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो चश्मे उतार के किसी ने सवाल जब बाबर और उनका पूछा, उन्होंने कहा वो तो वनडे के खिलाड़ी हैं। तो हमें नहीं समझ आया कि हम शायद गलत एनालिसिस करते रहे, सिलेक्टर्स किधर थे, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मतलब क्या हंसी मजाक चल रहा है कि यार आप जाके अनाउंस कर दो, या कोई भी जाके अनाउंस कर दे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है हमारी, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुनिया की क्रिकेट में। लेकिन फिलहाल खैर उन्होंने जो नाम अनाउंस किए वो हम आपके सामने जो है ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं। और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बाद में आऊँगा। तो इसमें एक चीज़ सबसे पहले ये देखनी है कि सलमान अली आगा कप्तान है, वाइस कप्तान नहीं आपको नजर आएगा हमारी टीम में, ठीक है। उसके बाद अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा एंड सुफियान मुकीम। तो सना सबसे पहले जिन्होंने अनाउंस किया उसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप राय दें। फिर जो दुनिया में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये जितनी टीमों की बात की है, शुभमन गिल की बात करें, ये भी किसी ज़माने में नाइब कप्तान जरूर रहे। तो वो कहते हैं नाइब कप्तान के सवाल पे उन्होंने कहा जी नाइब कप्तान तो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में होते ही नहीं। तो इंजर्ड थे तो एक अलग बात थी, लेकिन अगर कोई किसी और का नाम प्रपोज कर देना चाहिए था। तो जरा पहले इस पे आते हैं, फिर लड़कों पे आते हैं। देखिए ओवरऑल मेरे नज़दीक टीम हमेशा जब अनाउंस होनी चाहिए तो आपके जो जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है और जिन्होंने आगे उस टीम को चलाना है, उन लोगों की प्रेजेंस वहाँ बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि आवाम को, फैंस को, जर्नलिस्ट को एक क्लियर पिक्चर मिल सके। True. अभी जब टीम अनाउंस हुई तो किसी को किसी बात का जवाब मिला नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं हुई किसी के लिए। ना आपके चीफ सेलेक्टर वहाँ मौजूद थे, ना आपके कोच वहाँ मौजूद थे, ना आपका कप्तान वहाँ मौजूद था। एटलीस्ट इन तीनों में से किसी एक की प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी थी, और वो एक्सप्लेन करते कि हमने ये फैसला किया तो हमने क्यों किया, हमने इसको अगर अभी नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा, इसको हम लेकर आए हैं तो क्यों लेके आए। ये वो सवाल होते हैं जो हम समझना चाह रहे होते हैं कि टीम का थिंक टैंक का माइंडसेट क्या है। सो वो जवाब आपको मिला नहीं, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर आपने एक चीज़ वहाँ पे अरेंज की, उसका मकसद ख़त्म हो जाता है जब आपको वो जवाब मिलता नहीं है। सो वहाँ से थोड़ी सी एक ऐसी फीलिंग आती है कि शायद सीरियसनेस नहीं है, या उस चीज़ की वो समझ नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदे की अपनी एक पोजीशन होती है, हर मीडिया डायरेक्टर का अपना एक काम है, जो आपके चीफ सिलेक्टर है उनका अपना ये काम है, पर सिलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ है वहाँ पर इन तीनों पोजीशंस में से चीफ सिलेक्टर या कोई और सिलेक्टर या कोच और कप्तान, इनमें से किसी एक की प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी थी, क्योंकि अभी तक बहुत से सवाल हैं जो हम सब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई और ऐसी क्यों नहीं हुई। तो आई थिंक वो क्लैरिटी नहीं मिली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद मजीद और क्या बोल सकते हैं। चले मेरा ख्याल है सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने पहले शुरू में तस्करा किया था कि कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं, कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी लैंड हो रही है। सो इंक्लूजन ऑफ मोहम्मद नवाज, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, एक्सक्लूजन ऑफ नसीम शाह, वसीम जूनियर, हसन अली, व्हाट्स हैपनिंग? इस सवाल से पहले अगर आप इजाज़त दें, जी जरूर, आप राय जरूर दें। बात की थी मुझे एक चीज़, अगर साल के लगभग अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो आपने या मैंने कब देखा है कि आपका हेड कोच एक टेक्निकल डायरेक्टर होता है, एक अल्फाज वो हमारे यहाँ पर है नहीं, तो आपका आ जाता है डायरेक्टर ऑपरेशंस कर लें या डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ऑपरेशंस को देख रहा है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हेड है। कब आपने देखा होगा साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो?
मैं कुछ नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, बहुत सी जगहों पे आपको पता सोशल मीडिया ट्विटर पे अब चल रहे हैं कि एक हमारे पास सेलेक्टर होते देखिए, थे। आपने अगर पीएसएल के ड्राफ्ट में दोबारा जाना है तो फिर आपकी मर्जी, आप नाम लेना चाहे ले ले। नहीं मैं नहीं ये आपने मेरे साथ बाहर बैठ दिया। वैसे एक तो हो चुका हूँ हमारी टीम से जी। अगर थोड़ा सा बात करें तो चले वसीम भाई की बात करता हूँ। वसीम भाई का नाम बहुत ज्यादा आजकल फिर वापस स्टार्ट हुआ है कि जी एक होते थे सिलेक्टर हमारे पास, लैपटॉप खोल के सारा प्रॉपर ब्रीफ करते थे कि लड़का क्यों ड्रॉप हुआ है, इसकी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस क्या थी। जब तक मैंने खुद काम नहीं किया, मैं ऑन अ सीरियस नोट, जब तक मैंने खुद काम नहीं किया मैं खुद डाउट करता था यार आखिर है क्या। जब वसीम भाई के साथ काम किया तो मुझे समझ आई कि यार हाँ ये चीजें हैं, पीछे बैक एंड पे है, किसने क्या स्कोर किया है, कौन सी विकेट पे स्कोर किया है। जब आप मैनेजमेंट रोल के अंदर होते हो, जो मैं करता रहा हूं, मुझे आइडिया है कि मुझे पता होता है कि भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टीम सिलेक्शन की बात हो रही है, आपका हेड कोच कैप्टन की इतनी ज्यादा जरूरत उस वक्त नहीं होती, वो प्रेस ब्रीफ के अंदर होती है। आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हेड कर है, जिसके पास पूरा प्लंदा पड़ा हुआ है कि परफॉर्मेंसेस क्या है, उसका बैठना हुआ लाजमी होता है ताकि वो सवाल जवाब का जवाब दे सके। ये चीज आपकी मिसिंग फैक्टर आपको बहुत अरसे से नजर आ रही है, वो नहीं होते। कभी जुनेद आ जाते हैं वो कुछ और बात करते हैं, कभी डोमेस्टिक वाले आते हैं वो कुछ और बात करते हैं। आई डोंट नो कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। अगर इस स्क्वाड की बात करें, जो आपने पैराशूटर्स की बात की, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मैं आज भी उस चीज पे कायम हूं कि यार आपने बैकअप करना, अगर आप नए फ्रेश माइंड के साथ जा रहे हो, लड़कों को बैकअप करो। थोड़े से मैचेस हैं, आपने 3-4 चीजें हैं, आपने 8वीं पोजीशन से सुपर 6 के अंदर आना, आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, बहुत सी चीजें चल रही हैं। फिर आपने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए करना है, बैकअप प्लेयर्स हैं जी। लेकिन कुछ प्लेयर्स जैसे हुसैन तलत की अगर बात करें, मेरी टीम का खुद भी वो हिस्सा रहे हैं, बलूचिस्तान के लिए खेलते रहे, फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्मेंस आपको नजर आती है, सारे मामला हैं। लेकिन अगर हालिया परफॉर्मेंसेस देखूं, चाहे पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी की पोजीशन पे खेल रहे थे, उनकी एज सच कोई आपको इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। 4 डे क्रिकेट के अंदर भी एज सच इंप्रेसिव नजर नहीं आती। आपने जाके एशिया कप है चाहे वर्ल्ड कप की चले बात करूं, वो खेलना है स्लो विकेट्स के ऊपर। हुसैन तलत की अगर बात करूं तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकती है एज एन ऑलराउंडर। आपके पास ऑलराउंडर्स बहुत थे, आमिर जमाल तो चले एक लेटेस्ट एंट्री आपके पास नजर आती है ना। इससे पीछे आप चले जाएं, आमिर यामीन को किसने खत्म किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद खत्म किया। वन ऑफ द टॉप आपके पास एक ऑलराउंडर जेन्युइन बन रहा था जी। उसके बाद अमाद भट्ट था, आप एक T20 मैच के लिए इंग्लैंड लेके गए, उसके बाद दुबई वापस आए, आपने इसको ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी रीजन। आपने खुद लड़के तबाह किए, या तो बेचारे मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ठीक हो गया। वैसे अब ऑलराउंडर्स की बात की, मैं उस पर बाद में आऊंगा। 4 ऑलराउंडर हम खिला भी रहे, उस पर बाद में बात करते हैं। जो सवाल है वो ये कि इंक्लूजन किस बेसिस पे हो रही है और एक्सक्लूजन किस बेसिस पे हो रही है? यार इंक्लूजन मैंने कहा ना, पैराशूटर्स हैं कुछ। चले अगर एक की बात करूं, दानियाल की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, पेस है, सारा कुछ है। एक मैं वही कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा बैकएंड पे चले जाओ, इतने ज्यादा कोई T20 मैचेस है नहीं, डोमेस्टिक में उनका थोड़ा सा इंजरी प्रोन आपको पता है एक मामला रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने बांग्लादेश और चले अगर आप पाकिस्तान विकेट्स की बात करते हैं, दानियाल के अगर आप इस वक्त स्पेल्स भी निकाल के देख लें, वो ज्यादा बैंग करते हैं क्योंकि पेस अच्छी है, विद शॉर्ट पिच डिलीवरीज, वेरिएशंस बहुत कम है। मैं बड़ा हैरान था जिस वक्त अली रजा का नाम नहीं आता, जो पेशावर ज़ल्मी के पेस बॉलर है, उन्होंने इधर परफॉर्म करके PSL के अंदर दिया, सियालकोट रीजन को जितवा के दिया, एक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है, फिर उसकी बॉल बड़ी अच्छी अंदर निप होती है। आप प्रोस्पेक्ट देखते हो कि जिसने आगे फ्यूचर के लिए सर्व करना है, ये अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनके अंदर कितना फ्यूल टैंक है, कितनी देर तक ये सर्व करेंगे पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा एक सवाल होगा। आप बैठ के तो पर्चे ऐसे करके कह रहे हैं कि जी वो T20 के हमारे प्लान्स में नहीं है। कल कोई अगर वर्ल्ड कप से पहले भी जाके वो बिग बैश के अंदर परफॉर्म कर देते हैं, तो क्या प्रेशर आप कंटेन करोगे? वो जो प्रेशर आपके ऊपर एकदम आएगा कि जी वो 3-4 स्टडेड प्लेयर्स T20 में अगर नहीं है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, आज उनका जवाब दें जी कहाँ गया, तब तो किसी ने पर्चा यहाँ नहीं करना। एग्जैक्टली, सो नोटेड। मैंने सुना इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, पैराशूटर्स, प्लान में, कैंप्स में खिलाड़ी जो नज़र आते रहे वो नज़र नहीं आए हमें। और जिस तरह से, क्योंकि जो लड़के सिलेक्ट हुए, ऑब्वियसली मैं उनको कंग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहता हूँ। आप उनके प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ इंक्लूजन्स तो समझ आती हैं। आप जब मोहम्मद नवाज को देखते हैं टीम में तो समझ आती है कि अच्छा शादाब की इंजरी हुई है और शादाब को आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर यूज़ कर रहे थे। हम बार बार सोचते थे कि शादाब के 2 ओवर ज़रूरी हैं, 4 ओवर ज़रूरी हैं, पर उनको आप पहले 6 बैटर्स में खिला रहे हैं, तो आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर ही से उनको रिप्लेस करना था। तो चले, नवाज की एक बात समझ आती है, सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है, आप उनको वहाँ पर एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, साथ जो बॉलिंग करता है उसको आप लेके आते हैं। जो बात हम कर रहे हैं हुसैन तलत की, आपको ज़्यादा समझ नहीं आती। आप फ़हीम अशरफ को भी कितना खिला पाएंगे जब थोड़ी सी स्लो विकेट्स होंगी? बांग्लादेश में भी उसी तरह की विकेट्स होंगी जो हम बाद में वर्ल्ड कप का सोच रहे होंगे, श्रीलंका में जब विकेट्स पे हम जाएंगे।
जो मसला आ रहा है ना, देखें शहजाद, ग्रूमिंग का जब हम बात करते हैं, हम अभी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी जिक्र जब कर रहे थे कि हमारे प्लेयर ज़्यादा लंबा नहीं खेल पा रहे। आप पहले के ज़माने के क्रिकेटर्स देखें ना, एक तो वो खुद पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते थे, उनके अंदर कुछ अवेयरनेस थी। दूसरा, उस टाइम पे काउंटी कल्चर के अंदर भी एक कल्चर था ग्रूमिंग का, वो प्लेयर्स को बनाने पे प्राइड फील करते थे। आज जब आप लीग क्रिकेट से देखते हैं, लीग क्रिकेट सिर्फ लेती है प्लेयर्स, उनको होता है इससे परफॉर्मेंस लो और ये जाएं। उधर ग्रूमिंग का इतना एस्पेक्ट नहीं है। शाहनवाज धानी कहाँ गया, एहसानुल्लाह कहाँ गया, कहाँ चले गए? आप ओवरऑल हम ग्रूम नहीं कर पा रहे प्लेयर्स को। आप फेम मिलता है, उनको हैंडल करना नहीं आता, उनको समझ नहीं आती कि हमने इस पैसे का, इस पॉपुलैरिटी का क्या करना है। वो ग्रूमिंग का एस्पेक्ट जब तक नहीं होगा, आप विराट कोहली को अगर आप, मैं फिर मिसाल में जा रही हूँ कि उन्होंने मैट्रिक किया है, बट उसके बाद जो ग्रूमिंग की है, वह पढ़ाई एक अपनी जगह, तरबियत एक अपनी जगह है। हम उस जगह पर आ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हम सुपरस्टार्स, मेगा सुपरस्टार्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। शोएब भाई हमारे साथ यहाँ मैं यही कहने लगा था। शोएब भाई, उनको आप देखें कि ऑफ द फील्ड उनकी जो ग्रूमिंग है, जो बातचीत है, जब वो मसल्स की बात करेंगे या साइंस की, हर चीज़ को, बाजिद भाई को आप जिसको भी आप देखें, उनको खाली क्रिकेट की समझ नहीं, उनको दुनिया की भी समझ है, पॉलिटिक्स की भी समझ है, बाकी इकोनॉमिक्स की भी समझ है। तो हमें इस तरीके से अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, जो कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में देख लें, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स आए हैं कि हम समझ सकते हैं। तो ये जब आप इस मिक्स को भी देखते हैं और चेंजेस को भी देखते हैं, हम इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं कि हम कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे। 2 साल के बाद फिर हमें वापस जाना पड़ता है सीनियर प्लेयर्स की तरफ, जो हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा कि जिनको थोड़ी समझ है, जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, हम वापस फिर उनकी तरफ चले जाते हैं। तो अनलेस हम उसके ऊपर आएंगे, प्लेयर्स को थोड़ा टाइम देंगे, उनको थोड़ा सा बैक करेंगे, उनको सपोर्ट। अब कैमरून ग्रीन की बात हम कर रहे थे, नहीं परफॉर्म कर रहे, पर लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया उनको बैक करने पे। तो वही बात है जो बाजिद भाई भी बात करते हैं कि टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए, निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। हमारा आना भी बड़ा आसान हुआ है और निकलना भी बड़ा आसान हुआ है। शहजाद भाई, अगर जिस वक्त आप प्लेयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो अच्छी बात है, मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंस मिला लड़कों को, स्ट्राइक रेट को आपने 200 टच भी किया। आपने भी बांग्लादेश में खेला, बांग्लादेश और श्रीलंका का आपको पता भी टेस्ट मैच था, श्रीलंका तो जीत चुका है, लेकिन वहां पर टर्निंग ट्रैक है, वहां पर आसान नहीं है। मैं ओपनर्स के बात कहूंगा, जो आपका रियल टेस्ट है T20 के अंदर, आपका मिड ऑर्डर बैट्समैन आपको जितवा के देता है। अल्लाह करे टच करें, लेकिन 170-180 टच करना स्ट्राइक रेट नहीं आसान। हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपनी जगह है, लेकिन जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, आपकी क्रिकेट लाइजॉनिंग बहुत अच्छी है श्रीलंका के साथ। एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले यार एक सीरीज तो फुल फ्लेज करो ना श्रीलंका के अंदर, ताकि आपके पास एक टेस्टिमोनियल पड़ो कि यार लड़कों ने परफॉर्म की जाके कैसे किया है। क्योंकि ये बांग्लादेश सीरीज, बांग्लादेश आपको पता है आसान नहीं होगा बांग्लादेश के अंदर, मुझे पता है अप्स एंड डाउन्स हैं, यूएई से हारा हुआ है, T20 स्क्वाड उनका डिस्टर्ब है, लेकिन फिर कह रहा हूं स्पिनिंग ट्रैक के अंदर ये जो बैट्समैन आपके, वो स्टेबिलिटी नहीं है इन्होंने, क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखना है, वो टेस्ट होगा कहीं ना कहीं। इट्स बेस्ट कि अगर श्रीलंका सीरीज बीच में एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल है इसीलिए मोहम्मद नवाज का इंक्लूजन है, सुफियान मुकीम का भी इंक्लूजन है। और यही बात आज सुबह में मैडम सना ने भी की थी, जब हमने वुमेन्स क्रिकेट टीम के वाले से बात की कि उनकी कुछ सीरीज होनी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। मैं एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक और अंदिया छोटा सा देता चला जाता हूँ, और वो ये कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बाबर और रिजवान के वाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने चश्मा उतार के बड़े प्यार से कहा कि ये आप वनडे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं मेरे से, अगर भाई हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो कैंप का हिस्सा क्यों है? क्या ये अननेसेसरी नहीं है उनके लिए कि वो फिर कैंप्स का हिस्सा हो जिसमें हार्ड हिटिंग सिखाई जा रही है? टेस्ट मैच में कराएंगे आप हार्ड हिटिंग, या आप वनडे में हार्ड हिटिंग कराना चाहते हैं? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने तस्करा भी किया था कि जो सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर बाबर, शाहीन और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो वो कैंप का हिस्सा क्यों है? कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजूहात हमारे स्किपर देखते हैं? मैं ज़रा स्किपर से पूछना चाहता हूँ ये बात। तो वो अब T20 स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं, आपको याद होगा शोएब भाई यहाँ मौजूद थे, शाहीन के हवाले से सवाल पूछा, बाबर के हवाले से पूछा, उन्होंने कहा जी इनको तो खेलना चाहिए और होना भी चाहिए। स्क्वाड में तो नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनकी क्या मेंटालिटी हो सकती है, और अगर नहीं है तो फिर कैंप का हिस्सा क्यों है? देखिए, जिस तरह जनरली, अब मुझे माइक हेसन का इंडिविजुअली तो नहीं पता, पर्सनली उनके साथ काम नहीं किया, बट जनरली जब मैंने फॉरेन कोचेस को काम नज़र ये आता है कि ऑफ साइड को खोलने की बात हो रही है। ज़्यादातर मोहम्मद रिजवान की अगर आप बैटिंग देखें तो उनकी लेग साइड के ऊपर रन ज़्यादा करते हैं, तो
जब आप उनके स्कोरिंग रन्स की बात करते हैं या बाउंड्रीज की बात करते हैं तो वो लेग साइड पे ज़्यादा आती हैं। अभी जितनी थोड़ा सी हमने क्लिप्स देखी उसमें नज़र ये आ रहा है मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से जाने की बात हो रही है, और वो बहुत ज़रूरी है मोहम्मद रिजवान की गेम में, और वो फ़र्क ला सकता है कि आपका स्ट्राइक रेट 120 से 140 से 150 पे चला जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अगर कोई कोच ये करवा पाया रिजवान और बाबर से, वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो ट्रस्ट लेवल बन चुका, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बेहतरी की बात होगी कि हम उन लोगों से वो काम ले लें जो टेक्निकली सॉलिड हैं और जो कंसिस्टेंटली रन्स कर सकते हैं, अगर वो स्ट्राइक रेट तक पहुंच जाए। सो आई थिंक अगर ये थोड़ा सा रूम हम दे भी देते हैं, थोड़ा सा उनको रेस्ट दे के, मैच प्रेशर से ऑफ करा के, और उनकी स्किल के ऊपर काम करके, उनके माइंडसेट के ऊपर काम करके, क्योंकि क्रिकेट से एक बात हमें सीखने को ये मिलती है कि आप जितना भी सीखें कम है, आप कितने भी ग्रेट प्लेयर बन जाएं, देयर इज समथिंग एल्स टू लर्न। और अगर वो ये काम कामयाब हो जाते हैं कि अगर वो उस जो एक ब्लॉक आया हुआ है उस चीज़ के अंदर, उसको तोड़ने में और इन प्लेयर्स के साथ वो रेपो बनाने में, तो आई थिंक ये इन प्लेयर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि समथिंग एल्स टू लर्न, हमेशा आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ रहता है। बेशक आप क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी है, बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही है उसके इर्द गिर्द, हमारे ही PTV स्पोर्ट्स के ऊपर शाहिद हाशमी हमारे बड़े ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये तस्करा किया कि शायद बाबर की इंक्लूजन जो है वो एज विकेट कीपर हो रही। तो अब बाबर को हम क्या इस हवाले तक भी लेकर जाने, और कुछ जराए ऐसे भी कहते हैं ऐसी कोई खबर नहीं है इसमें, कुछ जरायों ने ये भी कहा है कि माइक हैसन ने ये कहा है, ये कोई एलिजिडली हो रही है सारी बात, इसमें कोई शोर शॉट नहीं है, कि ये भी कहा है कि जी हो सकता है कि वो फॉर्मेट में सिर्फ ओपन करें तो शायद फॉर द लाइक्स ऑफ फखर जमान या साइम अयूब के साथ खेलें। तो अब हम बाबर आजम को देखिए शायद हाशमी साहब जनरली बड़ी उनकी सॉलिड जो खबर होती है वो होती है, बट ये मुझे कोई ये बात समझ नहीं आ रही कि बाबर ने, मैंने उनको कभी ऐसा विकेट कीपिंग करते देखा नहीं। अगर किसी ने कभी ऑन एंड ऑफ की भी हो तो समझ आती है। विकेट कीपिंग इन इट सेल्फ इज़ अ बिग स्किल। हमने साहबजादा फरहान को देखा जो कि करते भी रहे, बट जब उनको रेगुलरली कराने, जब बहुत रेगुलर नहीं कर रहे थे और करनी पड़ी तो उस तरह की रिजल्ट्स नहीं निकले। तो ये एक ऐसी स्किल लेवल है कि स्पेशलिस्ट स्किल है विकेट कीपिंग, तो ये इतना आसान होता नहीं है। और स्पेशली जब हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप की बात करते हैं जहां बॉल टर्न भी करेगा, स्लो भी होगा, वेरिएशंस भी आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो फिर वैस भाई आपको क्या कहना है? क्योंकि मैं इसमें एक रेफरेंस भी दे देता हूँ कि इंडिया ने देखिए राहुल द्रविड़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था, कि राहुल के साथ भी किया था, तो आप जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट ना करवाएं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ मासूमाना सवाल है। ये मासूमाना तो नहीं है, उन क्या सराइयों के इर्द गिर्द जो कि चल रही है, ये सब एलिजिडली हो रहा है यार। मैं भी पढ़ भी रहा था, ऑब्वियसली अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं मैं कह सकता कि अपना माइक ने कहा है कि जी एज सच तो कोई बात नहीं थी, मैंने तो एज सच कोई बात नहीं की। हाँ, अगर वो पाकिस्तान T20 साइड में आना चाहते हैं, जो आपने बात की है कि आपके पास ओपन के अंदर साइम अयूब हैं या आपके पास साहिबजादा फरहान है, फ़खर जमान, ऑब्वियसली आपको फिर उसको कम्पीट करना पड़ेगा, और अच्छी बात होती है जब कंपटीशन ज़्यादा होता है। मेरी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव ये रहा है कि जब तक आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जब तक आपकी बेंच लाइनअप और बैकअप टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि एक जेन में चीज़ होती है, टसल होती है कि यार मेरे पीछे 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, मैंने परफॉर्म करके अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। स्किल डेवलपमेंट कैंप मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट आपका हमेशा डेवलप होता है अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी के अंदर। जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन जाते हो उसको एनहांस कर सकते हो, डेवलप नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसको आप करने जाओगे डेवलप, शायद वो उस चीज को खराब कर दे। हाँ, शॉर्ट रेंज तो कैंप का नाम ही स्किल एनहांसमेंट है, स्किल डेवलपमेंट थोड़ी। वो स्किल एनहांसमेंट है या डेवलपमेंट, आपको पता कुछ समझ में नहीं आती बाद में क्या होता है इस चीज के बारे में। क्योंकि अब्दुल रज़ाक जिस तरीके से ऑब्वियसली अपने टाइम के बहुत बड़े अपना जनरल ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन रिजवान को वो सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे कप्तान ने बात की, रेंज की बात कर लें, या आप कोशिश करते हो कि आप बॉल की जो एवरेज रेंज है उसको आप ओपन करते हो, चाहे वो बाबर हैं चाहे रिजवान है, शाहीन आपको बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छी चीज है कि एटलीस्ट किसी ना किसी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करें, क्योंकि टेस्टिंग फेस आपका वेस्ट इंडीज सीरीज है जहां पर ये प्लेयर्स ने वापस आना ऑलमोस्ट है। ठीक है, इसी के साथ ऐड भी कर देता हूँ, बहुत कम वक्त बचा है। शाहिद हाशमी साहब ने एक और भी बात की थी कि शाहीन से भी ये कहा गया कि आप एक प्रेफर्ड फॉर्मेट को चुन लें। मेरे ख्याल से काफ़ी फॉर्मेट तो वो चुन ही चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो इतना नज़र आ नहीं रहे, तो अब 2 फॉर्मेट ही रह गए हैं। उसमें से भी अगर उनको ये कह दिया जाए उसमें तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वो दोनों फॉर्मेट खेलें, क्योंकि देखिए
वाइट बॉल क्रिकेट ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पे शुरू होंगे, तो वो आप अगर वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप T20 में भी अपनी बहुत सी सलाहियतों पे काम कर सकते हैं उसके साथ साथ। तो आई थिंक वाइट बॉल तो खेलनी चाहिए 100%, दोनों खेलनी चाहिए और उनको अवेलेबल होना चाहिए दोनों के लिए, अगर वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। हाँ, अगर उनको ये कह दिया गया कि लॉन्गर फॉर्मेट तो तुमने खेलना है, अब इन दोनों में से चूज करो, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट शाहीन जिस एज में है, जिस जगह पर है, मेरे ख्याल से अगर वो खाली अभी वाइट बॉल खेल रहे हैं तो दोनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। Thank you so much, Madam Sana, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mr. Mohammad Awais, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, इस सब ये जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन, इस सब में मेरा मानना ये है कि शायद माइंडसेट ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम शायद इन खिलाड़ियों को ज़रूर मौका देना चाहते हैं, शेप अप करना चाहते हैं। आगे एशिया कप है, उसके बाद आगे 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हम ये देख लें कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। सिर्फ मेरा इसमें जो रिजर्वेशन है वो ये है कि क्या हम T20 की नंबर 1 टीम है, हम 8वें नंबर पे रैंक करते हैं इस वक्त, और क्या हमें ये सीरीज़ इतनी लाइटली ले लेनी चाहिए या हमें इसमें कंपेटिटिव आना चाहिए ताकि हम इसमें से फ्रूटफुल आउटकम्स ले सकें। आई थिंक इट्स फॉर दी पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स टू डिसाइड, एंड इंशाल्लाह क्योंकि हमारा फाइनली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी जो है वो स्केड्यूल आ चुका है, तो इंशाल्लाह कल और एनालिसिस के साथ और उस पूरे स्केड्यूल के साथ आपके साथ फिर शामिल गुफ्तगू होंगे। और मैं देख रहा था बल्कि उस स्ट्रक्चर में वो चैंपियंस कप नहीं नज़र आ रहा था, तो क्यों नहीं नज़र आ रहा, इस पर बात करेंगे, गेम ऑन है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।